हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल। स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट्स नहीं। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक बिग अपडेट और नए शुरुआत के साथ शुरू करेंगे। आज हम अपना वापस से अपनी नई प्लेलिस्ट को नई कह सकते हैं या फिर इसे पुरानी भी कह सकते हैं, जिसमें हमने अपने चैप्टर 3 तक डिस्कस कर लिया था। बीबीए बीकॉम ऑनर्स का सबसे फेवरेट और मोस्ट आस्कनेबल सब्जेक्ट विच इज बिजनेस लॉ और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके अभी तक आप 3 चैप्टर मेरे साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ कि बिजनेस लॉ होता क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें कंसिडर की जाती हैं। इसी के बिहाफ पे आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्यारे चैप्टर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में, कि जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे जो पार्टी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसकी क्या कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, उनकी क्षमता, यानी कि क्षमता मतलब उनके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज में हम ये जानेंगे कि कौन कौन पर्सन कब कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कब उसके कॉन्ट्रैक्ट को लीगल कहा जा सकता है, और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज के पास कौन कौन सी कैपेसिटीज होनी चाहिए। ओके, इन सभी चीजों को आज हम अपने चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या होती है पार्टीज की कैपेसिटीज। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसके अंडर इसको लीगल माना जाता है और कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो शुरू करते हैं। ओके क्लास, अगर अभी तक इंट्रो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी से हिट करें लाइक बटन को। क्या कहता है कैपेसिटीज ऑफ पार्टी का मीनिंग। ये क्या है, हमारा मीनिंग है, जिसमें मैंने हेडिंग नहीं डाली है। फर्स्टली आई हैव टू मेंशन द हेडिंग। तो ये क्या है, हमारा इसका मीनिंग है। तो आज हवाएं तेज चल रही हैं, मौसम एकदम सरद है, ठीक है। तो उसी के साथ अच्छे मौसम को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे क्या कि कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज क्या बताता है हमारा, कि क्या कह रहा है मीनिंग हमारा। देखिए जानते हैं। एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कब, इफ इट इज एंटर्न, जब वो एंटर होता है, जब वो शामिल होता है किसमें, इनटू बाय अ पार्टनर। जब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब उसमें एंटर करते हैं दो पार्टनर्स हु आर कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट हो यानी कि साझेदार हो। कॉम्पिटेंट मतलब हिस्सेदार हो, एक दूसरे के साथ सहमति रखते हो। टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक एग्रीमेंट जब कब बनता है कॉन्ट्रैक्ट, जब उसके दोनों पार्टनर्स उसमें एंटर होते हैं और दोनों एक साथ की भागीदारी रखते हैं, तभी वो एक एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि एक सबसे पहले क्या होता है, प्रपोजल आता है, फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर जब वो प्रपोजल और एक्सेप्ट, देखो फिर से शुरू से देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, एक ऑफर देता है एक पर्सन, ठीक है। ए पार्टी क्या करती है, दो पर्सन होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, ए और बी, ठीक है। ए ऑफर करता है, बी उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जब ये दोनों इस ऑफर एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो क्या बनता है, यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है। अब इस एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट में क्या करते हैं, जब हम इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, लॉ को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, दो पार्टीज चाहिए होती है। ये जो ए और बी है, मिस्टर ए और बी, ये जो दोनों हैं, ये दो पार्टीज चाहिए। अगर ये दोनों पार्टी नहीं होती तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता, नहीं बनता, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का होना जरूरी है, और इन दोनों को होने के लिए दोनों पार्टीज का होना जरूरी है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में उन दोनों पार्टीज की क्या क्या कैपेसिटीज होती है, उनकी कैपेसिटीज के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर वो सक्षम होंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होंगे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटीज कैसी चाहिए होती है, बहुत तरीके की कैपेसिटीज चाहिए होती है, पर सबसे पहले जो कैपेसिटीज देखते हैं हम बाय लॉ देखते हैं कि क्या हम लॉ के बिहाफ पे किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इतना तो हमने जान लिया कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो कॉम्पिटेंट पार्टीज की जरूरत होती है। कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन सी, जो दो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को हम कॉम्पिटेंट पार्टीज कहते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, साझेदारी करते हैं जो लोग, ठीक है। तो सेशन 10 क्या कहता है, ये देखिए हाईलाइट इसीलिए करके लिखा है क्योंकि ये अलग से याद रखना। जब भी हम कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज की बात करेंगे तो वहां पे क्या अप्लाई होगा, सेशन 10 होगा। और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि कौन कौन से सेशंस आते हैं, किस सेशन के अंदर आता है, किस सेक्शन के अंदर आता है। ये अगर किसी ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो वहां से कनेक्ट करिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई है किस तरीके से हम सेशंस को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। ओके, तो सेशन 10 क्या कहता है,
सेशन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेशन 10 हमें क्या बताता है, रिक्वायर द टू पार्टीज टू बी कॉम्पिटेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है जो कॉम्पिटेंट करेंगी और क्या करेंगी, मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बताएंगी। ठीक है, तो सेशन 10 कहता है कि कैपेसिटीज बताती हैं उन दो पर्सन्स की, जो दो पर्सन्स कॉम्पिटेंट करेंगे एक दूसरे से, वो ही क्या कहलाएंगे, वो ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटीज किस में क्या देखते हैं हम कि सेशन 10 हमसे ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दो कॉम्पिटेंट पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो ये था मीनिंग के बिहाफ पे। अब इसी के बिहाफ पे हमारे सेशन 10 एक डेफिनेशन भी बताता है, जो बहुत अच्छी डेफिनेशन बताता है किसकी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए और उसकी कैपेसिटीज को जानने के लिए कि कौन कौन सी चीजें उसकी कैपेसिटी के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। अब जानते हैं डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ये जो मीनिंग है आप एज इट इज अगर एग्जाम में लिख आएंगे तो डायरेक्ट 100% गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ आपको, इसी तरीके से मीनिंग में आपको क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी, एंड आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगा। तो अब हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। सो स्टूडेंट, क्या कहती है हमारी डेफिनेशन, तो ध्यान से सुनिएगा। सेशन 11 बताता है क्या, सेशन 11 वेरी क्लियरली स्टेट, सेशन 11 ने बहुत साफ और अच्छे छोटे प्यारे शब्दों में बताया है। क्या बताया है, देखिए, एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट, हर एक व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो वो एक कॉम्पिटेंट होता है, पूरा अच्छी तरीके से भागीदारी हो सकता है टू कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ठीक है, हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, जो एज ऑफ मेजोरिटी को क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा। यानी कि अगर आप 18 ईयर्स प्लस हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके नाम पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, सेशन 11 ने बहुत क्लियरली स्टेट दिया है कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है वो मेजोरिटी एज के अबव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ विच, लॉ के अकॉर्डिंग ही इज सब्जेक्ट, वो एक सब्जेक्ट होगा, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंडेड, यानी कि क्या कहा गया है इसमें कि अकॉर्डिंग टू द लॉ के अनुसार ही इज सब्जेक्ट, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, एंड हु इज ऑफ द साउंड माइंडेड पर्सन क्या कौन से होते हैं, एंड नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच ही इज सब्जेक्ट, विच मीन्स, देखिए बहुत साधारण शब्दों में समझेंगे इसे क्या कहना चाहता है। इस डेफिनेशन को आप एज इट इज भी लर्न करेंगे, प्रॉपर मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या कहा गया है इसमें कि सेशन 11 बहुत क्लियरली ये बताता है कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए, आप अपनी मेजोरिटी एज से अबव होने चाहिए, 18 ईयर प्लस होने चाहिए। सेकंड थिंग, आप साउंड माइंडेड नहीं होने चाहिए। साउंड माइंडेड पर्सन कौन से होते हैं, जो लोग जिनका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है, जो लोग माइंड से स्टेबल नहीं होते हैं वो। ठीक है, साथ ही साथ आप किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप इंसॉल्वेंसी में नहीं होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, या कोई भी ऐसा आपने क्राइम ना किया हो जिसकी वजह से आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो ये तीन चीजें बहुत सीधे साधारण तरीके से सेशन 11 ने बताई है कि 3 क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक तो मेजोरिटी होनी चाहिए आपके पास एज की, सेकंड थिंग आप अनसाउंड माइंडेड नहीं होनी चाहिए, थर्ड थिंग इज कि आपने कुछ ऐसा ना किया हो जिसकी वजह से आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व ना हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज की डेफिनेशन। अब हम बहुत अच्छे तरीके से डीप में जानेंगे कि वो 3% कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अप्लाई करते हैं, ताकि हम उनको क्या कर सके, समझ सकें अच्छी तरीके से कि किस तरीके के पर्सन उसमें इन्वॉल्व किए जा सकते हैं और किस तरीके के पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। तो जानते हैं जल्दी से डीप में कि क्या कौन कौन से पर्सन है और कौन से पर्सन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बिहाफ पे, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के बिहाफ पे 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होने में। कौन वो 3 पर्सन्स होते हैं जिनको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए? तो 3 पर्सन कौन कौन से हैं यहाँ जानेंगे। दिस सेक्शन डील विद द पर्सनल कैपेसिटी, ये सेशन जो है डील करता है इंसान की, एक पर्सन की पर्सनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। पर्सनल कैपेसिटी यानी कि उसकी खुद की जो भी जिम्मेदारी है या फिर उसकी खुद की जो भी क्षमता है, क्षमता समझते हैं ना आप लोग, उसकी खुद की जो कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता को कह सकते हैं, जो उसकी अपनी योग्यता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम कैपेसिटी, योग्यता। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सी? नंबर 1 इज डिस्क्वालीफाई बाय इन्फेंसी, जब किसी पर्सन को हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं,
ठीक है, किसके बिहाफ पे? इन्फेंसी के बिहाफ पे। इन्फेंसी क्या होती है? जिसमें पर्सन माइनर होता है। माइनर मतलब जिसमें उसकी एज क्या होती है? जब वो बिलो द एज होता है, यहाँ हम ऐसे ही मेंशन कर देते हैं, जब वो बिलो एज होता है, अपनी एज से कम होता है। आज के टाइम में हमारी इन्फेंसी एज क्या है? 21 है ना। अब हमारी जो लीगल एज कर दी है वो 21 कर दी गई है। तो अगर आप 21 से नीचे हैं, बिलो द 21 है, तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अब आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि आप अपनी एज से बिलो हो, सॉरी, आप अपनी एज से अबव हो, या फिर एटलीस्ट 21 के तो हो, उससे बिलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऊपर ही होना है या एग्जैक्ट उतने का होना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो पाएंगे, हिस्सेदारी ले पाएंगे। अगर आप इन्फेंसी हैं, माइनर हैं, एज से नीचे हैं, तो आप किस में जाएंगे? डिस्क्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी में जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कुछ खरीदा और कुछ बेचा, ठीक है, तो आप उस पर्सन से क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जब आप लोगों का जो एग्रीमेंट होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट में कैसे इन्वॉल्व करेंगे? जब आप उसको लॉ से इन्फोर्सेबल कराएंगे। बट लॉ से इन्फोर्स कराने के लिए क्या चाहिए होगा? आपको अपनी एज मेजोरिटी सबसे पहले चाहिए होगी। अगर आप 21 प्लस हैं या 21 के हैं तो ही आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आप डिस्क्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के दे दिया जाएगा आपको कि जाओ बेटा, अभी आप बहुत छोटे हैं, घर को वापस निकल लो, ऐसे कह देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिस्क्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट में भी होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछना ना भूलिएगा। फिर क्या है? सेकंड, डिस्क्वालिफिकेशन लिखा है, इसी एरो की मदद से समझने की कोशिश कीजिएगा। डिस्क्वालिफिकेशन बाय इनसेंटिनिटी। इंसेनिटी के अंदर क्या आता है कि जब आपके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक ना हो, यानी कि जब आप अपना, आपका जो मेंटल पावर है वो ठीक नहीं है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आपको सही गलत की पहचान नहीं है, रॉन्ग राइट में डिफरेंस आपको नहीं पता है, तब आप इंसेंटिनिटी में क्या आ जाते हैं? डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जब आप मेंटली स्टेबल ना हो, जब आप पागलपन के शिकार हो। ठीक है, आपको नहीं बोल रही हूँ, डोंट माइंड, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। आप करके इसको रिलेट खुद से मत कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कि जब कोई इंसान मेंटली स्टेबल नहीं होता है तब उसको इन्फेंसी डिस्क्वालीफाई और इंसेनिटी दे दिया जाता है, जिसको मेंटेनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें क्या दिखाते हैं हम, जब उसमें उसकी मेंटल स्टेबिलिटी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, मेंटल स्टेबल। ठीक है, इसीलिए अब ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड बी वाला। अब सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन। अदर स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन में क्या आता है हमारा? अदर स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन में वो चीजें आती हैं कब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है? बाय पर्सनल लॉस, जब आपने खुद ने ही ऐसे कोई कांड किए हो जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट दे ही नहीं सकती कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करो, आपने पहले ही इतना फ्रॉड किया है। ठीक है, इसीलिए जब आपको कोई अदर आपका रीजन है डिस्क्वालिफिकेशन करने का, जिसमें पर्सनल लॉ हो जाते हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी, आप पहले से ही दिवालिया हो, किसी को पैसा दे ही नहीं सकते हो, तो आप किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लेंगे? जब आप इंसॉल्वेंसी के शिकार हैं ही, आप इंसॉल्वेंसी के अंदर आ ही गए, आपका दिवाला निकल चुका है, तो दिवाली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लेंगे किसी से? इसीलिए। और कन्विक्ट, जब आपने कोई गैर कानूनी काम किया हो जिसकी वजह से सरकार आपको सहमति देगी ही नहीं, कि आप 100 फ्रॉड तो पहले से ही किसी और के साथ कर चुके हैं, अब 101% का और ढूंढ रहे हैं अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फ्रॉड करने के लिए। इसीलिए ये थर्ड वन कौन सा होता है कि जिसमें आपने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से पर्सनल लॉज में गवर्नमेंट ने ही आपको बैन कर दिया है कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं किसी के भी साथ। तो ये तीन थे हमारे। फर्स्ट था इन्फेंसी में डिस्क्वालीफाई, सेकंड था इंसेंटिनिटी में, और थर्ड वन इज पर्सनल लॉ के बिहाफ पे जब इंसॉल्वेंसी हो जाए या फिर कन्विक्ट हो जाए आप। ठीक है, अब इनको थोड़ा और डीप में जाने कि इसमें कौन कौन से सेशन के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व किया जाता है, फिर इसके साथ हमारा ये चैप्टर बहुत जल्दी, छोटा प्यारा चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा। जानते हैं क्या है आगे इसके बारे में डीप में। सो हम सबसे पहले जानेंगे अपने माइनर के बारे में, जिसमें हमने इन्फेंसी के बारे में पढ़ा। तो माइनर के यहाँ के बारे में कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, तो देखते हैं क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, तो इसके बारे में कौन डिस्कशन करता है, कौन कंक्लूजन निकालता है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में ये डिसाइड किया गया था। अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीट 18 ईयर ऑफ एज। माइनर कौन पर्सन हो सकता है? माइनर का मतलब क्या होता है? नाबालिग। ध्यान रखना, नाबालिग होता है माइनर का मतलब। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइनर का मतलब पागल समझ लेते हैं, माइनर का मतलब पता नहीं क्या ही क्या समझ लेते हैं वो लोग। बट माइनर का सीधा साधारण मतलब क्या होता है? इन्फेंसी कहते हैं इंग्लिश में दूसरे वर्ड में, और साथ ही साथ इसको बोलते हैं नाबालिग आपके हिंदी भाषा में।
ठीक है। तो माइनर वो पर्सन होता है जो नाबालिग होता है, जिसने कंप्लीट नहीं की होती अपनी एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। वेयर अ गार्डियन, जिनको गार्जियंस की जरूरत होती है, ऑफ अ माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी हैज बीन अपॉइंटेड अंडर द गार्डियंस। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल स्कूल में भी देखा होगा, आपके साथ होता था ऐसा पहले, अब तो कॉलेज में आप लोग अपना चलाते हैं, पेरेंट्स को, पेरेंट्स तक तो बात जाने ही नहीं देते हैं, गार्जियंस तक तो आपकी बात पहुंचती ही नहीं है, आप खुद के पेरेंट्स गार्जियन सब बन जाते हैं। तो सेम यही कहा गया है इसमें कि जब आप एक मेजॉरिटी माइनर की एज में होते हैं, तब तो आपकी जिम्मेदारी किसके पास होती है, आपके जो फैसले होते हैं वो कौन लेते हैं, आपके गार्जियंस लेते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई चाचा ताऊ, कुछ भी, कोई भी इंसान हो सकता है जिसके अंडर आप रहते हैं, जिनके नीचे जो आपके ध्यान रखते हैं, जो आपकी टेक केयर करते हैं, वो आपसे रिलेटेड सभी फैसले लेते हैं और आपकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है, जिनको आपका गार्जियंस कहा जाता है, ठीक है। तो गार्जियंस जो होते हैं वो उस माइनर पर्सन की प्रॉपर्टी पे या फिर कोई भी उनके रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया गया है तो वो कौन लेते हैं, गार्जियंस लेते हैं उस माइनर पर्सन की। एंड वर्ड्स एक्ट हैज टेकन चार्ज माइनर्स प्रॉपर्टी, और जितने भी उस वर्ड से, उस बच्चे से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं, माइनर्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं कौन लेते हैं, वो गार्जियंस ही लेते हैं। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या वो कोई भी शख्स हो सकता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो। अ माइनर विल अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, एक माइनर पर्सन अटेंड करता है मेजोरिटी की एज को, कब, आफ्टर 21 ईयर, जब वो 21 ईयर कंप्लीट कर जाता है तब वो मेजोरिटी की एज में आता है। तो माइनर पर्सन कौन होता है, जिसने 18 ईयर की एज क्रॉस नहीं की होती है, साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद, गिव अ पॉज फॉर दैट, अब ठीक है, ओके। ये अनवांटेड साउंड था जो हमें भी नहीं पता था कहाँ से आया है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। फिर से रिपीट करती हूँ एक बार में, ठीक है, जिसमें मैं पॉज भी नहीं कर पाई बीच में। तो क्या कहा गया माइनर के बारे में कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ने ये डिसाइड किया था कि एक माइनर पर्सन वो होता है जिसने 18 ईयर की एज कंप्लीट नहीं की होती है, वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता है, उसके डिसीजंस, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रोमिसेस को कौन पूरा करते हैं, उसके पेरेंट्स पूरा करते हैं, उसके गार्जियंस पूरा करते हैं। और वर्ड्स एक्ट जो है यानी कि बच्चों का जो एक्ट है उसमें माइनर की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने देखा होगा ना कि आपके नाम पे अगर आपके पेरेंट्स कोई प्रॉपर्टी आपको करके या दे के चले जाते हैं कभी, तो आपको वो प्रॉपर्टी या फिर वो मनी या फिर वो फंड जो भी आपके पेरेंट्स ने आपके नाम किया होता है वो कब मिलता है, आपको आपकी मेजोरिटी की एज पे आने पे मिलता है या फिर माइनर एज को कंप्लीट करने के बाद मिलता है। और एक मेजोरिटी एज कब आती है, आफ्टर 21 आती है। इसीलिए जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ऐसा होता है ना मूवीज के अंदर भी कि अच्छा वो इंसान तब तक तो बहुत गरीब था, बस जैसे ही वो अपनी मेजोरिटी एज पे आया तो उसको किसी उसके परदादा जी ने उसके नाम पे इतना सारा पैसा दिया था कि अब वो गरीब से बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, क्योंकि उसने अपनी एज पूरी कर ली है और उसको विरासत में बहुत सारे करोड़ों लाखों रुपए मिल गए हैं। इसी तरीके से तो वो यही बताया जाता है कि यही वाला केस वहां होता है कि एज पूरा करने के बाद क्या मिलता है, आपको पैसे वहां या फिर जो भी राइट होता है वहां दे दिया जाता है। तो कौन कौन से रूल हैं माइनर के अकॉर्डिंग कि एग्रीमेंट बाय अ माइनर इज वॉइड, जब भी आप किसी माइनर या किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट बनाएंगे तो वो वॉइड होगा, क्योंकि उसके अंदर भी बचपना है, वो सही गलत का डिसीजन नहीं ले सकता है। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, माइनर का हमेशा एक बेनिफिशियरी हो सकता है बट प्रॉमिसरी नहीं हो सकता है। वो किसी तरीके के प्रॉमिस करेगा तो उसको नहीं माना जाएगा, बट अगर उसको किसी तरीके का फायदा दिया जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी, कोई राइट, कोई मनी दिया जा रहा है तो वो लेने के काबिल हो सकता है बट किसी तरीके के डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ये थे माइनर के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं रिमेनिंग दो के बारे में। ओके, अब देखिए डिस्क्वालीफाई बाय इंसेनिटी। इंसेनिटी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन में क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेशन 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला गया है इनके बारे में। अ पर्सन इज सेड टू बी अनसाउंडेड माइंड, उस पर्सन को अनसाउंडेड माइंड कहा जाता है जो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर्पस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, इफ एट द टाइम व्हेन ही इज मेक इट इज कैपेबल, तो जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उस टाइम पे वो केपेबल होना चाहिए क्या करने के लिए, यानी कि अनसाउंड माइंड। और इंसेनिटी क्यों कहा गया है उसको कि जब भी वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो उस टाइम पे वो केपेबल होना चाहिए इन डिसीजंस को लेने के लिए। कौन कौन से, तो टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो समझ सके उस समय पे कि क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कौन सी शर्तें हैं, कौन से नियम हैं, ठीक है। सेकंड वन इज टू फॉर्म अ रेशनल जजमेंट, कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके बिहाफ पे, उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे वो अपना भी मत रख सके, अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सके और रेशनल जजमेंट निकाल सके, उसमें सही गलत की पहचान कर सके। अगर ऐसा कुछ है तो वो इंसान
नहीं कर सकता है वो क्वालिफिकेशन, अगर वो इन 2 स्टेटमेंटों को पूरा ना कर पा रहा हो। तो ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जो इन 2 स्टेटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ पा रहे होते हैं और ना ही उसमें अपना जजमेंट दे पा रहे होते हैं। तो इंसेनिटी होते हैं वो, जिसमें से इडियट्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। लॉन टेनिस, वही जो लोग पागल होते हैं जिनको सही गलत की पहचान नहीं होती, क्योंकि उनका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है। और ड्रंकर्स, जो ड्रंकर्स होते हैं वो भी ड्रंक के टाइम पे उनको पता नहीं होता क्या कह रहे हैं और क्या करना है, इसीलिए इनको कहा गया है डिस्क्वालिफिकेशन बाय इंसेनिटी। अब बात करेंगे अपने लास्ट थर्ड वाले की। सो स्टूडेंट, ये है हमारा लास्ट और लीस्ट टॉपिक, जिसमें क्या कहा गया है कि जब डिस्क्वालिफिकेशन कर देते हैं, जब उसके अदर कोई पर्सनल्स उसने कुछ ऐसा किया हो जिसकी बिहाफ पे उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो या तो वो कोई एक एलियन हो, एलियन एनिमी हो, तो उसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी और उसे डिस्क्वालीफाई कर देगी क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए। कन्विक्ट, उसने कुछ ऐसा किया हो, ठीक है, इंसॉल्वेंट जब वो दिवालिया हो, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर तीनों ही टर्म फॉलो करी गई होंगी तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। इसीलिए ये हमारी थी कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज। इसी के साथ हमारी पूरी क्लास खत्म होती है। टेक केयर क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने चैप्टर 5 के अंदर। बाय बाय।